11वीं शताब्दी। दुनिया का अधिकांश हिस्सा अभी भी ज़मीन तक सीमित था। राजाओं की शक्ति किलों से मापी जाती थी, सेनाएं घोड़ों से गिनी जाती थी। समुद्र व्यापार का माध्यम था, राज्य की रणनीति नहीं। दक्षिण भारत में कावेरी डेल्टा की समतल भूमि पर एक सम्राट बैठा था जो समुद्र को अलग तरह से देखता था। उसका नाम था राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल को विरासत में एक समृद्ध और अनुशासित राज्य मिला था। खेती संगठित थी, भूमि का लेखा जोखा सटीक था, कर प्रणाली नियमित थी। पर राजेंद्र जानता था भूमि की यह समृद्धि तभी तक सुरक्षित है जब उसके बाहर के रास्ते सुरक्षित हैं, और उस समय सबसे बड़ा रास्ता समुद्र था। पूर्वी तट पर जहाज खड़े थे, लकड़ी के भारी ढांचे, गहरे पेट वाले पोत खुले समुद्र के लिए बनाए गए। उन पर अनाज लादा जा रहा था, पानी के घड़े गिने जा रहे थे। हथियार नहीं, सूचियां पहले पूरी की जा रही थी। यही वह क्षण था जब एक अधिकारी आगे आया। उसने धीमी आवाज में कहा, सम्राट, अगर मॉनसून समय से पहले पलट गया तो जहाज खुले समुद्र में फंस सकते हैं। उस युग में यह सिर्फ जोखिम नहीं था, यह पूरी नौसेना के डूबने की चेतावनी थी। राजेंद्र चोल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने ताड़पत्र मंगवाए, पिछले वर्षों के अभिलेख खोले गए, हवा की दिशा, दिनों की तिथियां, समुद्र की चाल। लंबी चुप्पी के बाद राजेंद्र ने कहा, जहाज आज नहीं निकलेंगे, 3 दिन बाद। 3 दिन बाद जब जहाज समुद्र में उतरे, हवा ठीक उसी दिशा में मुड़ी जैसा अभिलेखों ने बताया था। ना कोई जय घोष हुआ, ना कोई संकेत दिया गया। नाविक बस पाल खोलते गए। उस दिन चोल नौसेना ने समझ लिया, यह अभियान साहस पर नहीं, गणना पर चलेगा। जैसे जैसे जहाज आगे बढ़े, तट पीछे छूट गया। तीसरे दिन के बाद जमीन दिखाई देना बंद हो गई। रात में नाविक तारों से दिशा पढ़ते थे। ड्रम की एक लय पर चप्पू एक साथ उठते और गिरते थे। इन जहाज़ों पर सिर्फ सैनिक नहीं थे, लेखाकार भी थे। हर दिन लिखा जाता था, कितना पानी शेष है, कितनी दूरी तय हुई है, कितना समय लगा। समुद्र में भी राज्य चल रहा था। हजारों किलोमीटर के बाद क्षितिज पर नया तट उभरा। घने जंगल, लकड़ी के घाट, बंदरगाह में खड़े व्यापारी जहाज। यह था श्री विजय, दक्षिण पूर्व एशिया का वह समुद्री राज्य जिसके बिना अनुमति भारत और चीन के बीच व्यापार संभव नहीं था। जो यहाँ से गुजरता था उसे शर्तें माननी पड़ती थी। चोल जहाज बंदरगाह के सामने रुके। कोई हमला नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं छिड़ा, बस प्रतीक्षा। दिन बीते, घाट सूने पड़ने लगे, व्यापार रुक गया। अंततः संदेश आया, राजा मिलना चाहता है। श्री विजय का शासक अपने ही बंदरगाह पर पकड़ा गया। न राजधानी जलाई गई, न मंदिर तोड़े गए, ना नया शासक बिठाया गया। कुछ शर्तें बदली गई, कुछ मार्ग खोले गए, और फिर उसे लौटा दिया गया। समुद्र वही था, पर अब उसकी शर्तें बदली हुई थी। इसी दौरान राजेंद्र चोल की सेनाएं उत्तर भारत में गंगा के तट तक पहुंची। वह वहां शासन करने नहीं गया, वह वहां टिकने नहीं गया। एक पात्र में गंगा का जल भरा गया, बस इतना ही। दक्षिण में एक नई राजधानी बसाई गई। नाम रखा गया गंगाईकोंड चोलपुरम। गंगा का जल नगर के कुंड में डाला गया। यह धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, यह सत्ता की भाषा में दिया गया एक वाक्य था। जब चोल जहाज लौटे, वे सिर्फ विजय नहीं लाए, वे साथ लाए नई हवाओं की समझ, नए समुद्री मार्ग और समय की सटीक गणना। इन्हीं अनुभवों पर आने वाले वर्षों की समुद्री शक्ति खड़ी हुई। इतिहास में यह सब अक्सर कुछ पंक्तियों में सिमट जाता है, लेकिन सच यह है
एक समय था जब भारत ने समुद्र को पढ़ा, समझा और उसे शासन की भाषा में बदल दिया। तलवार से नहीं, व्यवस्था, ज्ञान और नौसेना से। यदि आपको यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नए एपिसोड मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, यह हमें बताता है कि आपको कौन सी कहानियाँ पसंद हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इतिहास को सिर्फ तारीखों की किताब नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों की डायरी मानते हैं। आपकी टिप्पणियाँ हमें नई कहानियाँ सुनने में मदद करती हैं। नीचे कमेंट ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे रस राज्य पर, जहाँ इतिहास दिल तक पहुँचता है। धन्यवाद।